लोग ध्यान दें, जल मंडल हाइड्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। पिछले क्लास में हम लोग एटमॉस्फेयर वायुमंडल पढ़ रहे थे और वायुमंडल के कई क्लास हम लोग देख चुके थे। अब जल मंडल के बाद फिर स्थल मंडल चलेगा और जिनको तीनों मंडल का बेस किधर सही है उन लोगों को फिर आगे का समस्या बहुत कम हो जाएगा और एकदम आराम से इंजन वगैरह सब चीज बहुत अच्छा समझ पाए। तो चलिए अब हम लोग ध्यान दीजिए, जल मंडल है क्या, तो इसमें सभी लोग समझ गए होंगे। जल मंडल में जल के बारे में ही स्टडी करना है। जल बहुत छोटे रूप में है तो हम लोग इसी को कहते हैं कि तालाब है, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो झील है, अगर प्रवाहित हो रहा है तो नदी है, अगर कोई जल तीन तरफ से जल घिर गया है तो इसको खाड़ी कहते हैं। जल ही घिर गया है तीन तरफ से तो खाड़ी कहलाएगा। इसी प्रकार से बहुत विशाल है थोड़ा तो सागर है, और बड़ा है तो महासागर। और कैसे किसी का बहुत छोटा मकान तो झोपड़ी है, थोड़ा बड़ा हुआ तो मकान है, और बड़ा हुआ तो अपार्टमेंट है, सब रहने का ही निवास स्थल। लेकिन आकार के अनुसार से सबका नामकरण अलग अलग। ठीक उसी प्रकार से इसका भी आकार के अनुसार से इसका नामकरण हम लोग अलग अलग किया है। अब पृथ्वी पर जल मंडल की बात करते हैं तो देखिए एक एक करके अब बातों को समझना है और एकदम याद करते चलना है। बहुत आसान सेक्शन है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो आप पृथ्वी का मानचित्र देख पा रहे हैं। इसमें जो उकेरन किए हुए उजला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये स्थल भाग, बाकी जो भी नीले कलर का आप देख पा रहे हैं ये सभी जल का सेक्शन है। और आप देख रहे होंगे ये पूरा इधर से इधर, पूरा इधर, ये सभी सेक्शन जल से ही सबसे ज्यादा घिरा हुआ है। और इसीलिए आप कंप्लीट देख रहे होंगे कि पृथ्वी का मैक्सिमम भाग जल से ही घिरा है, सब जल से ही घिरा हुआ है। और इस बड़े बड़े भाग को हम लोग महासागर कहते हैं। और पृथ्वी के बारे में कहा जाता है कि अगर पूरे पृथ्वी का 4 हिस्सा हम कर ले तो 3/4 हिस्सा, 4 हिस्सा में 3 हिस्सा जल है, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। ये 4 हिस्सा में 3 हिस्सा केवल जल है और 1 ही हिस्सा स्थल खंड है जो पूरे का पूरे आप देख पा रहे हैं। यानी पृथ्वी पर जल की पर्याप्त उपस्थिति है और जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्योंकि जब अंतरिक्ष से हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी का कलर नीला दिखाई देता है। अब आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी का कलर नीला दिखाई देता है कि जल की उपस्थिति के कारण। और इसीलिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा जल के बारे में हल्का सुन लेंगे और तब आज के क्लास में महासागरों पर एक स्टेप लेंगे, तब थोड़ा सा झील, सागर, जलडमरू, मध्य, ये सभी छोटे छोटे टॉपिक आपको इस सेक्शन में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए अभी हम लोग ध्यान देते हैं, छोटे छोटे टॉपिक पर हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले सभी लोग का ध्यान चाहेंगे, हम लोग जो देख रहे हैं इनमें जल की स्थिति पहले बता दें, फिर उधर की स्थिति डिटेल चले। जल में अभी हमने आपको बता दिया कि पृथ्वी का 3/4 हिस्सा लगभग जल से घिरा है। ये लगभग है, एक्चुअल 71% हिस्सा जल से घिरा है। 3/4 का मतलब आप समझ रहे हो 75 हो जाए। तो पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है और शेष 29% भाग यही स्थल है। यानी पृथ्वी पर जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, 71% जल है। अब इसमें जो जो बातें हैं उन सभी चीज को हम लोग सुनते जाएंगे। इस 71% जल में आपको लगा कि बहुत जल है, लेकिन आपको अभी समझा दें 97.5% जल खारा है और सिर्फ 2.5% जल ही मृदु जल है, मीठा जल है, जिसको हम पी सकते हैं। देखिए शुरुआत के फेज में हम लोग को लगा कि जल की कोई कमी नहीं। कोई पूछे कि रुपया है और आप कह रहे हैं कि मेरे यहाँ पूरे जितना नोट है उसका आधा से ज्यादा मेरे यहाँ गांव में है, बहुत नोट है। लेकिन फिर कह रहे हैं कि 100 करोड़ अगर है तो मैं 97.5 करोड़ पुराना वाला जो चल रहा था नोट, वो वाला 1000 वाला है, वो बंद हो गया, यानी वो नहीं चलता है, खारा है। तो शुरू में तो लगा बहुत अमीर है, अब नोट ही नहीं चलता तो बेचारे यहाँ कंगाल महाराज बच गए। जल खारा का मतलब उसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कई चीज घुले हुए हैं और लवणता में हम लोग उसका खारापन डिटेल इसी पार्ट में हम लोग पढ़े। तो अब हम लोग को मुख्य रूप से जो ध्यान देना है 97.5% जो जल खारा है, इस खारे पानी की कोई उपयोगिता नहीं है। ये सागर महासागर के रूप में चारों तरफ विस्तृत। इतना ज्यादा इसमें सोडियम मैग्नीशियम क्लोराइड है कि अगर भोजन के बाद इसको पी ले तो भोजन भी बाहर आ जाए। और इसीलिए हम लोग देखें कि यह जो सिस्टम है उपयोग के लायक नहीं। बाकी जो 2.5% बच गया ये मीठा जल, 2.5% मीठा जल है और मीठा जल बहुत कम है। कारण अभी हम फिर समझाएं तो 2.5% जो जल देख रहे हैं इसका 96% ध्रुव पर बर्फ में जमा है। अब ये लीजिए 100 रुपया में एक तो 2.5 रुपया चलने वाला था और 2.5 रुपया जो चलने वाला था उसका भी 96% ऐसा बैंक में फिक्स डिपोजिट है जो भाग गया है, भागने वाला नहीं। और इसीलिए ये 96% ध्रुव पर बर्फ में जमा है, बाकी 2.5 का केवल 4% देख रहे हैं। इसी में सब कुछ है, नदी का पानी, तालाब का पानी, चापाकल का पानी, जो मोटर से निकालते हो वो पानी, भूमिगत पानी, सब मिला के मीठा जल, ये 2.5 का केवल 4%। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जल की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जल अगर कम होते जाता है किसी क्षेत्र में तो उस जगह पे इसी को हम लोग जल संकट के नाम से जानते हैं। बात ध्यान दें, जल संकट का मतलब है आवश्यकता से कम मीठे जल का उपलब्ध होना। पृथ्वी पर जल की कमी नहीं, लेकिन आवश्यकता वाले जो हमारे जल है उसकी कमी, और उस जल के कमी होना, इसी को हम लोग जल संकट के नाम से जानते हैं। तो शुरुआत का जो फेज था हम लोगों ने देखा किस प्रकार से कैसे कैसे जल की स्थिति क्या हुई, इसको हम लोग देख लिए। अब एक एक करके जो आज की क्लास है उसमें आज केवल बेसिक सुनेंगे। आज की क्लास का बेस आपका एकदम ठीक ठाक हो जाना चाहिए और तब क्लास करने में जल मंडल खूब अच्छा लगेगा। इसमें हम लोग जो जल देख रहे हैं विशाल मात्रा में, इसको हम लोग महासागर वाइज बांट दिए हैं। इधर से इधर जितने भी हैं इसको हम प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। और चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए यह हिस्सा भी प्रशांत महासागर होगा। दोनों साइड प्रशांत महासागर है और पृथ्वी गोल है इसलिए ये दोनों हिस्सा प्रशांत महासागर। बीच का सेक्शन जो हम लोग देख रहे हैं इसी का नाम है एटलांटिक महासागर। ये एटलांटिक महासागर है, ये बीच का हिस्सा जो देखे जो। और भारत के नीचे जो देख रहे हैं इसी का नाम हिंद महासागर है और ऊपर में जो आप देख पा रहे हैं इसी को आर्कटिक महासागर कहते हैं। और आपको दिमाग में सेट करना है महासागरों की संख्या 4 है। पांचवा जो आप हल्का उठे हुए देख पा रहे हैं ये चूंकि बर्फ से पूरा ढका है, इसको अंटार्कटिका कहते हैं। और अंटार्कटिका में चूंकि आपको ध्यान रखना है कि ये बर्फ से पूरा ढका हुआ सेक्शन है, तो इसीलिए इसको हम लोग खास करके स्थल मंडल की ओर में ले जाते हैं और स्थल मंडल में इसको महादेश में करते हैं। एक
एकमात्र महादेश है जहां कोई जनगणना नहीं होती, यहाँ कोई बहुत व्यक्तियों का निवास स्थान नहीं है, यहाँ का जनगणना नहीं होता। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुल महासागरों की संख्या 4 है और आज की क्लास में चारों महासागर का बेसिक जो बातें हैं वो सभी बात आपका एकदम क्लियर करेंगे। पहला महासागर का नाम हम लोग देखिए दोनों तरफ प्रशांत महासागर, दूसरा महासागर हम लोग देखिए अटलांटिक महासागर है, तीसरा हिंद महासागर है और चौथा आर्कटिक महासागर। ये ठीक उसी प्रकार का है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है, दूसरा नंबर का महासागर अटलांटिक है, तीसरा नंबर का महासागर हिंद है और चौथा नंबर का महासागर आर्कटिक। यानी आकार की दृष्टि से भी आपसे पूछेगा तो प्रशांत पहला होगा क्योंकि बहुत बड़ा है, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद और चौथा आर्कटिक हो। अब इनसे जो जो प्रश्न बनता है उन सभी को एक एक बार हम लोग सुनेंगे और फिर क्वेश्चन राउंड आपका एकदम कंप्लीट होना चाहिए। अभी सबसे पहला हम शुरू करेंगे प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में हम लोग पहले छोटे छोटे 2-3 प्रश्न से चेक कर लें और फिर क्लास हम शुरू करें। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है आपको दे देगा चॉइस ए अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए के आकार का, बी अंग्रेजी के बड़े अक्षर एस के आकार का, सी डेल्टा के आकार का और डी दे दिया आपको इसमें अंग्रेजी के बड़े अक्षर ई के आकार। जल्दी आंसर देखते हैं। आकाश जी तमाम सभी लोग एकदम बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं और सभी लोग देखिए सही आंसर कर रहे हैं, तो वेरी गुड। अभी तक किन्हीं का सही आंसर नहीं आया। इस आकार पे सबसे ज्यादा लोग हैं, इन लोग केवल सेट प्रैक्टिस वाले लोग हैं जो अभ्यास करके इस मेन रटे रहते हैं। सही आंसर है डेल्टा के आकार का और डेल्टा का मतलब त्रिभुज होता है, त्रिभुजाकार आकार यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लोग एस बता रहे थे वो लोग देखिए अभी कैसे पछताने लगेंगे कि जा गड़बड़ हो गया। आप यही चीज को ब्रेक मारेंगे। आपसे गड़बड़ क्या हो गया क्योंकि आप केवल सेट बनाए हो। अटलांटिक महासागर का आकार एस के आकार का है और आपको अटलांटिक महासागर का आकार एस वाला कई बार सेट बनाए हुए और दिमाग में बैठा लिया है कि किसी का आकार पूछेगा तो अंग्रेजी के अक्षर एस मार के चले आएंगे, लड्डू नंबर मिलेगा। हमने आपको प्रशांत महासागर का आकार पूछा था, अटलांटिक का नहीं पूछा। तो अब आप लोग को बात समझ में आ गई। धीरे धीरे काफी ब्रेक लगेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा इन सभी बातों को भी करेंगे और वहां से जिनका बेस सही होते जा रहा है तब जाकर के आपका एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। अब सुनिए कैसे प्रश्न इसमें रहेंगे। अभी हम लोग चले जिसमें देख रहे हैं प्रशांत महासागर की बात। तो आपको हम एक बता दें, एक व्यक्ति है जिनका नाम है मैगलिन। यहाँ पे मैगलिन पहली बार यहां से इधर पार किया तो इसने पाया कि इधर के जल और इधर के जल की प्रकृति अलग है। बात ध्यान रखेंगे, ये मैगलिन सबसे पहले यहां पर जब पार किया तो उसने पाया कि इधर के जल और इधर के जल की प्रकृति अलग है और इसी कारण से मैगलिन ने इसका नाम पैसिफिक रखा। देखा कि बहुत शांत इधर जल है, इधर के पानी में उथल पुथल थोड़ा सा ज्यादा है और पैसिफिक को ही हिंदी में हम लोग प्रशांत कह दिए और प्रशांत मतलब बहुत शांत। और इसीलिए क्वेश्चन आएगा कि प्रशांत महासागर का खोज किसने किया, तो मैगलिन। आपको ध्यान रखना है, प्रशांत महासागर का खोज किसने किया, मैगलिन। प्रशांत महासागर कहां से खोजा गया तो आपको यही चीज इंपॉर्टेंट बताए कि इस सेक्शन से इसने इसको खोजा था और इसीलिए यहां से जब गया तो मैगलिन इसका नाम पैसिफिक ओशियन प्रशांत रखा। धीरे धीरे प्रशांत के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलते चली गई और हम लोग को आश्चर्य हुआ कि पूरे पृथ्वी का सबसे नीचा जो सेक्शन है इसको हम लोग ट्रेंच इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में गर्त कहते, देवनागरी में ऐसे ट्रेंच लिखा हुआ आ सकता है। ट्रेंच का मतलब होता है कि जैसे मान ले इस सागर का तल है तो यहाँ पे कहीं कहीं ये तल इस प्रकार है, फिर इस प्रकार है, इस प्रकार है, जहां सबसे गहरा तल हो ये सभी को हम लोग गहरे वाले हिस्से को ट्रेंच कहते, गर्त कहते। और प्रशांत महासागर में इतना गहरा गर्त निकला, ट्रेंच निकला कि अब आपको आश्चर्य होगा, पूरे माउंट एवरेस्ट को इसके अंदर उलट दें तब भी स्पेस बचा हुआ रहेगा। आप लोग को केवल मेरियाना ट्रेंच करने से काम नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चन दे देगा कि यदि मेरियाना ट्रेंच के ऊपर माउंट एवरेस्ट को रख दिया जाए तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। आपको क्वेश्चन दे देगा पृथ्वी के सबसे ऊपर बिंदु तो ये माउंट एवरेस्ट है और पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु तो ये मेरियाना है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। आपको क्वेश्चन देगा कि यदि मेरियाना ट्रेंच में माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर दिया जाए तो कितनी स्पेस बच जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अभी हम चलेंगे, बहुत बढ़िया देखिए आंसर आया रवि का, बहुत अच्छा आंसर है। तो अभी इसके विश्लेषण थोड़ा सा हम लोग सुनेंगे कैसे प्रश्न घूमता है। मेरियाना ट्रेंच केवल रेलवे वाले लोग जो एसएससी के हैं उन लोग के लिए मेरियाना केवल याद रहे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों को पूछा जाता है कि आप चौहद्दी देखिए, बताइए, चौहद्दी देख के बताइए, हमें देखना है ये भी प्रशांत महासागर है, ये भी प्रशांत महासागर है। हमको देख के आप मानचित्र चोरी कर सकते हैं और बता दीजिए प्रशांत महासागर के पूर्व में स्थित है, प्रशांत महासागर के पूर्व में स्थित है। अब इसमें है एशिया महादेश, उत्तर अमेरिका महादेश। तो जल्दी से गेस कीजिए, एशिया महादेश है कि उत्तर अमेरिका महादेश है, ईस्ट में कौन हो। तो अब ध्यान दीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कम से कम आपको चौहद्दी ठीक होना चाहिए। अब देखिए दोनों तरह का आंसर आपके सामने आ गया है, नॉर्थ अमेरिका और एशिया दोनों आंसर आ रहा है। तो चलिए अभी हम लोग इसी चीज को सीखेंगे। एशिया भी कई लोग का आंसर देखे अभी आया, चलिए नॉर्थ अमेरिका भी आ रहा है। ईस्ट किधर होगा इसके लिए हम लोग को अपने से सोचना होगा। ये पूरे पृथ्वी लंबा नहीं है, गोल है, इसको गोल बना के तब सोचना पड़ेगा। तो अभी गोल बना करके हम लोग सोचेंगे। दूसरी बात महत्वपूर्ण हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, अब इसमें मुख्य रूप से सीखना है कि अगर गहरा गर्त मेरियाना है तो ये मेरियाना कहाँ है, इस पर क्वेश्चन हो। कहाँ है मेरियाना, यहाँ है, नीचे है, इधर है, थोड़ा और यहाँ है, ऊपर है, आपको पॉइंट दे रहे हैं।
और आपको गेस करना है कि इसमें कौन मेरियाना ट्रेंच है, ये गेस कीजिए और तब हम मानेंगे कि आप धीरे धीरे स्टेप पकड़ रहे हैं। अब इसमें मेरियाना ट्रेंच का स्पेस हम 5 बिंदु दे रहे हैं। 5 बिंदु में आपको पकड़ लेना है कौन सा बिंदु यहाँ पे मेरियाना हो सकता है। एक बिंदु है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 पॉइंट हम दिए हैं। इन 5 पॉइंट में आप देख के सोचिए मेरियाना कौन है। मेरियाना ट्रेंच होगा। देखिए बहुत अच्छा, हम लोग का आंसर अलग अलग अभी आना शुरू है, लेकिन 2 जगहों पर घूम रहा है, अब 3 जगहों पर घूम गया। 3, 4, 5 की ओर ज्यादा लोग हैं, 4 पे मैक्सिमम बच्चे हैं, 3 भी मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। यानी मेरियाना ट्रेंच को देखिए सुमन भारती जी 1 बता रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वी का जो गहरा गर्त है, ठीक से सुनते जाइएगा, पृथ्वी का जो सबसे गहरा गर्त है वो यहाँ पर स्थित है और मेरियाना ट्रेंच नंबर 4 पे चला जाएगा। अच्छा चलिए, हमने मेरियाना कर लिया। आप बता दीजिए पृथ्वी का दूसरा सबसे गहरा गर्त कौन है, नाम बता दीजिए। पृथ्वी का दूसरा सबसे गहरा गर्त कौन है? देखिए बहुत बढ़िया, कृष्णा जी ने बताए टोंग गर्त, वेरी गुड। तो बता दीजिए पृथ्वी का दूसरा सबसे गहरा गर्त का नाम टोंग गर्त है, तो इसमें टोंग कौन होगा? मेरियाना तो आप लोग समझ रहे हैं, टोंग को भी जरा समझ लीजिए। बहुत बढ़िया, देखिए श्वेता जी भी बताए हैं। चलिए 10,800 टोंग की गहराई आप बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। टोंग की भी गहराई देखिए सही है कृष्णा पटेल जी का। पहले बता दीजिए इन पॉइंटों में टोंग गर्त कौन सा है, जल्दी से आप गेस करिए और टोंग गर्त के बारे में बताइए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 5, 4 तो होगा नहीं, तो टोंग आखिर कहां पर होगा? बहुत अच्छा प्रयास देखिए लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, देखिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए आपको यहाँ मैक्सिमम बच्चे लेकिन सही कर रहे हैं। ये 3 नंबर टोंग गर्त है, पृथ्वी का सबसे गहरा सिस्टम यहीं पे है। और आपको हमने पहले भी बताया था, ये विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो कई बार क्वेश्चन इतना अच्छा दे देता है कि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध का सबसे गहरा बिंदु कौन है। और बच्चों को आदत क्या है, गहरा बिंदु केवल पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध तो गहरा क्यों समझेगा, केवल देखेगा पृथ्वी का गहरा बिंदु, मेरियाना मार के चलाए। आपको मानचित्रों के साथ एकदम बिल्कुल पकड़ के स्किप होनी चाहिए। दूसरी बात आपको समझाया, जब धीरे धीरे आप ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूछा जाएगा सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां पे उत्पन्न होते हैं। तो आपको दिमाग में सेट करना है कि स्थलीय भाग और जलीय भाग जहां पे मिलते हैं, इन जगहों पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार उत्पन्न होता है। और ज्वालामुखी होना एक अच्छी बात है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर की जो भी गर्मी है वो ज्वालामुखी के सहारे निकल जाते हैं, और इसीलिए ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व कहते हैं। कभी कभी आपको एकदम आसान क्वेश्चन आ जाएगा कि पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व किसे कहते हैं, तो आप आंसर दोगे ज्वालामुखी। फिर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ज्वालामुखी की क्रिया सबसे ज्यादा कहां पे होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जहां सागरीय तल और स्थल दोनों मिलते हैं वहां पे सबसे ज्यादा होता है। और प्रशांत महासागर के तट पे, किनारों पे इतना ज्यादा ज्वालामुखी की क्रिया है कि इन जगहों पर एक गोल रिंग जैसा बना हुआ है, इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। रिंग ऑफ फायर का मतलब आग का वलय। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आग का वलय किस महासागर में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कि रिंग ऑफ फायर, आग का वलय प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में स्थित है, जहां पे ज्वालामुखी के मुख्य रूप से क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके प्रशांत महासागर का, आज सभी महासागर का बेस हम पूरे कंप्लीट करेंगे। तो पहले प्रशांत का हम प्रयास करें, एक मानचित्र आपको दिखाएं। प्रशांत महासागर का मानचित्र देखने के बाद अब आप इसको पूरे समझ पाएंगे। ध्यान दीजिए, देखिए ये जो मानचित्र हमने लाया है, ये मानचित्र प्रशांत महासागर का है। और प्रशांत महासागर में इस हिस्से को हम लोग देख पा रहे हैं, लगभग एक ट्रेंगुलर त्रिभुज के आकार का है। आपको यही चीज जो समझाए थे, यही चीज आपको सीखना था। एक डेल्टा नुमा त्रिभुज के आकार का मुख्य रूप से इसका शेप, अंग्रेजी के अक्षर एस के समान इसकी आकृति नहीं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि प्रशांत महासागर में अब सभी लोगों को क्लियर हो रहा है कि जब इसके पूर्व में आएंगे तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। शुरू वाला मानचित्र में देखो अलग था, उस समय मानचित्र खुला हुआ। जब भी हम मानचित्र में कोई भी प्रशांत महासागर की बात करें, इसमें जलधारा चलाए, तो आपके पास जो मानचित्र दिया है इसको उल्टा करके और दोनों एक साथ सटा के इस बीच के स्पेस का अध्ययन करें। तो प्रशांत महासागर में हम लोग देख लिए ये उत्तरी अमेरिका को टच करता है, दक्षिणी अमेरिका को टच करता है, यहां से हम चल रहे हैं तो एशिया को भी टच करता है, ऑस्ट्रेलिया को भी टच करता है। अब आपको क्वेश्चन कभी कभी दे देगा कि प्रशांत महासागर की सीमा किस महादेश से नहीं लगती। प्रशांत महासागर की सीमा किस महादेश से नहीं लगती? उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका और उसी में अफ्रीका दे देगा। तो अभी तो चूंकि आप यहाँ पढ़ रहे हो तो कोई टेंशन नाम की चीज है नहीं, अभी एकदम आप अफ्रीका तुरंत मार दो। लेकिन परीक्षा में इसी चीज को थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, पूरे सेट करना पड़ेगा। एक यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप का भी जो रूस का हिस्सा है, ध्यान अमेरिका का अलास्का, यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे तो मुख्य रूप से जो रूस है उसको हम यूरोप में ही मानते हैं। और इसीलिए ऊपर का सेक्शन के बारे में कहा जाता है कि हल्का यूरोप भी टच कर रहा है। आप अलास्का के बाद का सेक्शन देखिए, रूस वाला तक। अफ्रीका महादेश से दूर दूर से इसका कोई संबंध नहीं। और इसीलिए किसी प्रकार का उल्का पिंड, किसी प्रकार की कोई घटना इसमें होते हैं तो इन सभी जगहों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।
दूसरी बात आपको ध्यान में सिर्फ रखना है कि प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। पूरे स्थल खंड इसमें कई बार आ सकते हैं, इतना बड़ा यह सेक्शन है। और आपको अभी हमने समझाया कि इस पे सबसे गहरा गर्त यही है, इसी का नाम है मेरियाना ट्रेंच। और मेरियाना में लगभग नाम इसका मान याद रखना 11 दूना 22 मीटर। 11 दूना 22 आपको ध्यान रखना है। अगर किसी को मान याद नहीं रहा तो इसको भी दू कर लो, लगभग है। विभिन्न किताबों में 11 तो मिलेगा, इन सभी जगहों पे अंतर मिल सकता है। महासागरों में ट्रेंच में अंतर थोड़ा बहुत मिलना स्वाभाविक चीज। तो आपको जिनको कम याद होता है सीधे सीधे रख जाओ, 11 दूना 22 मेरियाना हो गया। और इसमें अब सोचेंगे 11 दूना 22 माने 11,022 मीटर, 11 किलोमीटर पृथ्वी का सबसे निम्नतम बिंदु मेरियाना ट्रेंच की गहराई। अगर इसके ऊपर माउंट एवरेस्ट रख दे तो माउंट एवरेस्ट 8,848 लगभग 9 किलोमीटर है। और इसीलिए 9 किलोमीटर ऊपर 11 किलोमीटर नीचे, तो पृथ्वी के सबसे उच्चतम बिंदु और सबसे निम्नतम बिंदु के बीच लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक क्वेश्चन आपको दिमाग में सेट करना चाहिए। अगर कह भी दे कि माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर दे तो सोचोगे 11 में 9 चला गया, लगभग 2000 मीटर का स्पेस अंदर और बच जाएगा। इसके बाद हम लोग चले तो दूसरी स्थिति इसमें इंपॉर्टेंट हो गया। यहां पे अभी हमने बताया ऑस्ट्रेलिया के सिद्ध में यहां पे टोंग गर्त है। और ये हम लोग 10 किलोमीटर के आसपास 10 किलोमीटर के आसपास इसकी गहराई है टोंग का। और यह पृथ्वी का दूसरा सबसे गहरा गर्त है। आपसे पूछा जाए कि बताओ पृथ्वी का सबसे बड़ा गर्त कौन है, तो मेरियाना। मेरियाना कभी कभी अच्छा लेवल के क्वेश्चन में पूछता है। मेरियाना स्थित है उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर में, दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर। तो आपको ध्यान रखना है, ये ऊपर में है तो उत्तर है और पश्चिम के हिस्से में स्थित। कभी कभी मानचित्र पे बच्चों की कैसी पकड़ है, ऐसा प्रश्न भी पूछने की पूरी कोशिश होती है। और उसमें आपको ध्यान रखना है, टोंग गर्त में अभी हम समझाएं ऑस्ट्रेलिया के बीच से मकर रेखा गुजरता है और टोंग गर्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा गर्त कौन है। तो ध्यान रखेंगे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा गर्त टोंग गर्त। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा गर्त टोंग गर्त हो गया। इसके बाद इसी में आपको समझाया कि किनारे चारों तरफ से रिंग ऑफ फायर को आप देख सकते हो। यही रिंग ऑफ फायर है जहां सबसे ज्यादा ज्वालामुखी की घटनाएं संपन्न होती है। पूछा जाएगा रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है, तो आपको कहना है कि हम समझ गए। रिंग मतलब अंगूठी, फायर माने आग, ये ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और रिंग ऑफ फायर हमारे प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित। तो ये आप इसको भी देख लिए, यहाँ पे हम लोग ध्यान दे दिए। अब यहाँ पे आपको अगला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बता दो मेरियाना ट्रेंच जो आप देख रहे हैं किस द्वीप के पास स्थित है, नाम बता दीजिए। यहाँ पे एक द्वीप है, उसी के बगल में मेरियाना ट्रेंच। तो जल्दी से बता दीजिए मेरियाना ट्रेंच किस द्वीप के नजदीक स्थित है। नहीं, अभी तक सही आंसर नहीं आया। बहुत आसान है इसका आंसर। और मेरियाना ट्रेंच आपको याद रखना है, यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है चैलेंजर द्वीप। और सोचो इतना गहरा है और कोई बगल में द्वीप है तो चैलेंज वाली बात ही है। इसीलिए सबसे यहाँ पर नजदीक जो द्वीप है उसका नाम है चैलेंजर द्वीप। और चैलेंजर द्वीप के नजदीक ही मेरियाना ट्रेंच स्थित। तो कई बार मेरियाना के लेकर के कई प्रश्न आपसे पूछे जाते, टोंग के लेकर के कई प्रश्न पूछे जाते। अब इसी में तीनों ओर जल से घिरा है तो कई खाड़ी होंगे, कई सागर होंगे, चाहे वो जापान सागर हो, पीला सागर हो, चीन सागर हो, कई सागर आएंगे, अरापुरा सागर हो। तो विभिन्न सागर में आपको क्वेश्चन आ जाए। अब देखिए जो लोग का बेस एकदम ठीक होते जा रहा है तो उन लोग को परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि बताओ अरापुरा सागर किस महासागर में स्थित। तो पहले तो आपको ध्यान रखना होगा अरापुरा कहां पे। तो हम डिटेल सागर, खाड़ी, ये जल डमरू, ये सभी एक साथ चलेंगे। आज के क्लास का प्रयास सबसे ऊपर है कि हम लोग आज महासागर के बारे में एक सामान्य जानकारी सभी लोग को आज दे। इसके लिए मुख्य रूप से आज का क्लास हम कर रहे थे। तो चलिए अब यहाँ के बाद दूसरा नंबर हम लोग महासागर पे आए। तो दूसरा सबसे बड़ा महासागर आप देख रहे, देखिए यहीं पे मेरियाना है और बगल में यही चैलेंजर द्वीप। यहाँ पे रेड कलर से जो आप देख रहे हैं, ये रेड कलर वाले का नाम आप देखेंगे तो यहीं पर नाम है चैलेंजर द्वीप। और चैलेंजर द्वीप के पास ही आप देखेंगे तो यही नाम है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना यही चीज आपसे पूछा गया था तो आपको ध्यान रखना है कि चैलेंजर द्वीप नजदीक मेरियाना ट्रेंच हो गया। अब अभी हम आपको दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर में सभी लोग को मालूम है ये है अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर में थोड़ा सा जो प्रश्न है उस पर हम चाहेंगे पूरा ध्यान दीजिए। बिल्कुल सही, इसी का आकार अंग्रेजी के बड़े अक्षर एस के आकार का है। ये अंग्रेजी के बड़े अक्षर एस के आकार का इसका आकार है। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई लड़का प्रशांत में भी वही मार देता है। प्रशांत महासागर में त्रिभुज का आकार करना है और अटलांटिक महासागर में आपको कहना है कि समझ गए अंग्रेजी के बड़े अक्षर एस के आकार का हमारा अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, इस महासागर को हम लोग अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है अंध महासागर कौन है। ये अंध का मतलब अंधेरा है। और शुरुआत में अफ्रीका के बारे में अंग्रेजों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाई थी। यूरोपीय साम्राज्यवाद जिस समय डेवलप कर रहा था
उस समय यूरोपीय कंट्री अफ्रीका के बारे में पूरे नहीं जान पा रहे थे, कारण यहीं पे विषुवत रेखा के कारण बहुत घना यहां जंगल था और इसीलिए अफ्रीका महादेश को ही लोग अंध महादेश कहते थे और उससे सटे हुए सागर को अंध महासागर कहते। आपसे अगर पूछा जाए अंध महादेश तो अफ्रीका हो जाएगा और अंध महासागर तो अटलांटिक हो जाएगा। और दिमाग में यहां पर सेट करना है कि ये जो दोनों बात हम लोग समझे हैं, इसमें ध्यान दीजिए, अटलांटिक महासागर यूरोप को भी टच करती है, अफ्रीका को भी टच करती है, दक्षिण अमेरिका को भी टच करती है और उत्तर अमेरिका को भी टच करती है। क्वेश्चन कभी कभी टच करने वाला भी आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका को कौन सा महासागर अलग करता है? तो आपको अलग करने वाला भी देख रहे हैं, अटलांटिक ही है। धर्मेंद्र जी देखिए, बहुत अच्छा आंसर इन्होंने फिर दिया। ये महासागर में ही सबसे ज्यादा व्यापार की गतिविधियां की जाती है और इसीलिए यह सबसे व्यस्ततम महासागर है। प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है लेकिन उसकी व्यस्तता की कोई जरूरत नहीं है। पूछा जाए सबसे व्यस्त महासागर कौन है, तो अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर। तो अटलांटिक किसको किसको जोड़ता है, किसको किसको अलग करता है, सबसे व्यस्त है, ये भी आप समझ गए। अगला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप जल्दी से आंसर कर दीजिए। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन है? देखिए बहुत अच्छा धर्मेंद्र जी का आंसर आ गया, प्लूटोरिको गर्त। प्लूटोरिको गर्त लगभग 8600 मीटर इसकी गहराई है। बहुत बढ़िया, प्लूटोरिको गर्त 8600 मीटर माने 8.5 किलोमीटर के आसपास इसकी गहराई है। अब आपको बता देना है, ये प्लूटोरिको गर्त 4 नंबर दे रहे हैं, कहां पे स्थित है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। 5 नंबर दिए। प्लूटोरिको गर्त स्थित है, ये हमने अभी लिखे 1, 2, 3, 4, 5 में। बता दीजिए सही आंसर कौन सा होगा। श्वेता जी बिल्कुल सही, लगभग 86-8700 मीटर के पास है। आपको बताया भारी करता है, बहुत अच्छी बात। देखिए सिंधु कुमार बहुत अच्छा सही किए, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चे देखिए सही कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। आपको पूछा जाए कि बताओ इसमें प्लूटोरिको गर्त कहां पे है, तो आपको बिल्कुल सही जवाब है चौथा नंबर जो देख रहे हैं, यहीं पे प्लूटोरिको ट्रेंच भी है और प्लूटोरिको देश भी। उसी ट्रेंच से वहां नाम प्लूटोरिको, वहां देश का भी नाम प्लूटोरिको। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड 3-4 बात सुन लें तो अटलांटिक से प्रश्न जो बेसिक लेवल का है ठीक हो। बाकी इसमें महासागरों में सागर की बात होगी, सार्गेसो सागर, कैरेबियन सागर, बहुत सारे सागर इसमें निकल के आए, उत्तरी सागर, तो जो भी सागर है, भूमध्य सागर, सब कौन कहां से जुड़ा हुआ है, यही धीरे धीरे 1-2 दिन में आपको खूब बढ़िया से समझ लेना है। तो चलिए अभी हम लोग का जो मेन प्रश्न यहाँ बना 3-4 सुन लेते हैं। हम लोगों ने देखा अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के बड़े अक्षर एस के आकार का है। दूसरा सीखे अटलांटिक महासागर यूरोप, फिर देखे अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, चारों को टच करता है। यह एशिया से टच नहीं करता, दिमाग में सेट रखना है, ऑस्ट्रेलिया से टच नहीं करता। अगला नंबर हम लोग देखें कि इसी को अंध महासागर के नाम से जानते हैं। फिर देखें कि इसकी सबसे गहरा गर्त प्लूटोरिको गर्त है, लगभग 8600 मीटर, 8.6 किलोमीटर इसकी गहराई है। और प्लूटोरिको ट्रेंच कहां पर है ये भी हम लोग देख लिए। और अगला नंबर देखें, यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो इतनी बात आप अटलांटिक से संबंधित भी जो बेस था वो आपके अंदर क्लियर हो। अब तीसरे नंबर महासागर की बात आ रही है और तीसरा नंबर का महासागर सबको मालूम है कि तीसरा महासागर हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। और हिंद महासागर की बात जब करेंगे, इंडियन ओशियन, क्या प्रश्न बनता है उन चीजों को हम लोग ध्यान देंगे, पूरा स्पष्ट हो जाएगा। ये तीसरा सबसे बड़ा गर्त है जो आप देख पा रहे हैं, यही हिंद महासागर है। यही हिंद महासागर है और इससे सबसे एक तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो सेटर कोशिश करता है कि हम अपने देश का नाम कैसे ऊंचा करें, तो इसीलिए इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। ये सबसे गौरव की बात है। कोई महासागर हो, 4 महासागर है, प्रशांत है, अटलांटिक है, हिंद है, आर्कटिक है, सिर्फ एक हिंद महासागर नामी है, इंडियन ओशियन, इंडिया के नाम पर पड़ा है। ये भारत के लिए गौरव की बात है क्योंकि कोई महासागर किसी देश के नाम पर नहीं। तो पहला तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट हो गया कि इसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा और वो देश हमारा भारत है। दूसरा, हम लोग हिंद महासागर हिंदुस्तान से लिया गया, हिंद महासागर हिंदुस्तान है, तो इसीलिए अब हम लोग देखें कि ये हिंदुस्तान से, इंडिया से लिया हुआ एकमात्र इसका नाम हम लोग देश से संबंधित है। दूसरी बात यहां पे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट अगर चले तो एकमात्र महासागर है जिसकी दिशा बदलती है। इसकी दिशा मौसम के अनुसार बदलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएं। सभी जगह जलधारा, ध्यान दीजिए, सभी जगह जो जलधारा है वो सब जगह जलधारा एक खास दिशा में चलेगी। लेकिन हिंद महासागर की जो जलधारा होगी, मानसून आने पर नेचर अलग होगा, जाने पर नेचर अलग होगा और इसीलिए इसकी हिंद महासागर की धारा दिशा अपनी बदलती है। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धर्मेंद्र जी भी बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये चूंकि बहुत बड़ा नहीं है, छोटा आकार है, पूरा का पूरा नहीं है, इसीलिए इसको अर्ध महासागर भी कहते हैं। अंध नहीं, अर्ध महासागर। अर्ध मीन्स आधा। अगर अंध महासागर कहता तो अंध में अटलांटिक होता, अर्ध माने आधा, आधा कह रहा है तो हिंद महासागर हो। तो हम लोगों ने पहला नंबर देखा किसी देश के नाम पर इसके नाम है। दूसरा नंबर हम लोग देखे कि इसकी धारा, जलधारा मौसम के अनुसार से दिशा बदलती है। तीसरा नंबर हम लोग देखे कि इसको अर्ध महासागर के नाम से जानते हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, सबको मालूम है इसमें गर्त की संख्या बहुत कम है, बहुत ज्यादा गर्त नहीं,
फिर भी इसके सबसे गहरा गर्त का नाम, जल्दी से नाम लिख दीजिए, इसके सबसे गहरा गर्त कौन है? और उम्मीद है सभी लोग का सही होगा, लगभग 7800 मीटर। वेरी गुड, देखिए मैक्सिमम बच्चे सब लोग सही कर रहे हैं। सुंडा गर्त इसका सबसे गहरा गर्त है और लगभग 7800 मीटर, 7.8 किलोमीटर इसकी गहराई है। और सुंडा गर्त कहां पे है ये सबको मालूम ही होगा, इंडोनेशिया के पास ही सुंडा गर्त स्थित है। और सुंडा गर्त ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। तो सुंडा इंडोनेशिया के पास, जावा ट्रेंच भी वहीं पे है। तो हम लोग देखिए 7.8 किलोमीटर इसकी गहराई, और फिर देख लिए इंडोनेशिया के पास स्थित ये हिंद महासागर का स्थित भी आप लोग का एकदम क्लियर हो। अब लास्ट चौथा सुनेंगे, उसके बाद आपका इधर का स्टेप पूरा कंप्लीट हो। चौथा नंबर सभी लोग जानते हैं, इसका नाम है आर्कटिक महासागर। और आर्कटिक से जो भी प्रश्न उठते हैं उसको ठीक से हम लोग ध्यान देंगे। आर्कटिक को बहुत अच्छे से देखने के लिए हम लोग को एक अच्छे मानचित्र को देखना होगा, जिससे आर्कटिक के बारे में अच्छा पकड़ बन पाए। ध्यान दीजिए, आर्कटिक का एक ऊपर से लिया गया चित्र है और इसीलिए तब आर्कटिक आप बहुत अच्छा से समझ पाए। क्योंकि आर्कटिक को अगर हम सीधा सीधा अपने मानचित्र में दिखाएं तो कई बच्चे इसको समझ ही नहीं पाए। अब देखो यहाँ पे हमने बताया ऊपर आर्कटिक है, तो आपको उतना अच्छा कंसेप्ट नहीं बन पाया। लेकिन जब इसके ऊपर से इसका पिक्चर लिए, इसके ऊपर से जब इसी का पिक्चर लिए, तो अब उसमें आपका पूरा का पूरा देखिए कंसेप्ट बच गया कि हाँ आर्कटिक अब हम समझ पाए। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं यही आर्कटिक महासागर, यहाँ पे ऊपर का हिस्सा ये आर्कटिक है, यही ग्रीनलैंड। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी के ठीक ऊपर में आप जानते हो नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव है। और उत्तरी ध्रुव के पास जो बर्फ के रूप में जमा है, जल के रूप में भी है, इसी को आर्कटिक महासागर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, कौन सा महासागर उत्तरी ध्रुव के नजदीक है? तो आंसर आर्कटिक महासागर हो। और आर्कटिक महासागर आप देख ही पा रहे हो किन किन जगहों से जुड़ रहा है, मिल रहा है। इसका मानचित्र के और भी कई स्टेप आप देखोगे तो ये नॉर्थ पोल के पास, ये देखिए बेरिंग सी, यहां से लेकर के इधर, और ये देखिए इसका बाउंड्री जो होती है, ये पूरा जो देख रहे हो इसको आर्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं। अब आर्कटिक पे चूंकि बहुत लोगों का निवास स्थान नहीं है, इसलिए आर्कटिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। आर्कटिक से 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट, ये उत्तरी ध्रुव के नजदीक। दूसरा, ये सबसे छोटा महासागर, दूसरा भी ध्यान रखना है, ये सबसे छोटा महासागर है। और तीसरा, जल्दी से बता दीजिए आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु या सबसे गहरा गर्त कौन है? जल्दी से नाम लिखिए, आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन है? वेरी गुड, देखिए रवि जी सबसे पहले लिखे हैं यूरेशियन बेसिन, बिल्कुल सही जवाब है। श्वेता जी का भी यूरेशियन बेसिन इसका सबसे गहरा गर्त है। तो आपको ध्यान रखना है, यूरेशियन बेसिन यहाँ यूरोप के पास ही स्थित है और यूरेशियन बेसिन इसका सबसे गहरा गर्त है। और कोई क्वेश्चन इससे मुख्य रूप से नहीं पूछते। अब यहां से रिलेटेड जो भी बात अब होगी, सागर महासागरों में कहां है, खाड़ी कहां है, जल जमरू मध्य कौन कौन है, जल संधि कौन कौन है, ये पूरा कंप्लीट बेसिक कल क्लास होना। और जो लोग इधर 2 क्लास खूब बढ़िया से समझे रहोगे तो जल मंडल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जल मंडल की देखिए शुरुआत हम लोग कर ली। अब इसमें कल का क्लास हम लोग इससे आगे चलेंगे। आज बहुत लोग जुड़े नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास किए कि बेसिक मिल जाए सबको।